नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। स्टडी विथ रजनीश चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का यह 30वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है उच्च न्यायालय। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उच्च न्यायालय, जैसे कि हमने सरकार के 3 अंग के बारे में चर्चा की थी। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका एकीकृत है, अर्थात सबसे ऊपर शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और नीचे उसके अधीनस्थ उच्च न्यायालय, उसके अधीनस्थ जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय एवं अन्य न्यायालय हैं। तो इस तरह से हमने उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय पर चर्चा कर ली थी। उच्च न्यायालय पर आज चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय कार्य करता है और उसके अधीनस्थ अन्य न्यायालय काम करते हैं। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय संस्था का गठन 1862 में हुआ था, जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले अंग्रेजी शासन के दौरान 3 जगहों पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है संविधान के माध्यम से। हालांकि बाद में 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में यह प्रावधान किया गया कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य कर सकता है। एक से अधिक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश एक उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आ सकते हैं। अभी तक केवल दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित क्षेत्र है जहां की अपना उच्च न्यायालय है। यह 1966 में स्थापित हुआ है। अन्य संघ शासित प्रदेश किसी न किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत होते हैं। वह जो उनके नज़दीकी राज्य का उच्च न्यायालय रहता है, उसके अधीनस्थ उसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अभी तक भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। संसद में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है लगातार, जैसे उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाती रही है। अभी पूर्वोत्तर में उच्च न्यायालय की स्थापना करके इनकी संख्या 25 हो गई है। इसके अलावा न्याय क्षेत्र में विस्तार अथवा कमी कर सकते हैं, अर्थात किसी राज्य को, किसी केंद्र शासित प्रदेश को एक उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से निकालकर दूसरे न्याय क्षेत्र में रखा जा सकता है। तो यह शक्ति भी संसद के अधीन ही, संसद के अंतर्गत है। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में क्या प्रावधान किए हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में उपबंध किए गए हैं। यहाँ पर उपबंध लिखा हुआ है, ये उपबंध है, उपबंध किए गए हैं। उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है, अर्थात उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह निर्धारित है कि वहाँ पर 30 अन्य न्यायाधीश होंगे, वैसे उच्च न्यायालयों के विषय में यह निर्धारित नहीं है। यह संख्या संविधान में बताई गई नहीं है। अब इसका निर्धारण कैसे होगा? तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा होगा। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या के बारे में आदेश जारी करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श लेता है। अब जिस तरह से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उसके लिए समय समय पर अलग अलग प्रावधान किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह व्यवस्था की कि किस तरह से यह परामर्श लिया जाएगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के समय वह परामर्श लेगा उस राज्य के राज्यपाल से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी इस तरह की नियुक्ति के पहले अपने अन्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेगा। तो ये एक बृहद प्रक्रिया है। सरकार ने इसे बीच में संशोधित करने का प्रयास किया था न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा, किंतु न्यायिक नियुक्ति आयोग कार्यपालिका को ज़्यादा शक्तियाँ देता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता है। इस तरह का आदेश पारित करके न्यायिक नियुक्ति आयोग को भंग कर दिया गया, अर्थात उस नियम को, उस कानून को अवैध घोषित कर दिया गया। तो अब किस व्यक्ति को भारत का या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाएगा, इस संबंध में संविधान में प्रावधान है कि वह व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो, भारत में किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बन सकता है। वह व्यक्ति 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो या अन्य न्यायालयों में वह न्यायाधीश के तौर पर रहा हो, अथवा न्यायिक कार्य का 10 वर्ष का उसको अनुभव हो। तो उच्च न्यायालय के लिए 10 वर्ष का न्यायिक कार्य का अनुभव और 10 वर्ष तक का अधिवक्ता होना अनिवार्य है। एक अन्य बात कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, अर्थात वह आयु कितनी होगी इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं दिया गया है।
एक अन्य बात, जैसे सुप्रीम कोर्ट में यह राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह किसी ऐसे न्यायविद को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जिसे वह समझे कि वह कानून का ज्ञाता है। ऐसी कोई व्यवस्था उच्च न्यायालय में नहीं है। उच्च न्यायालय में इस तरह की कोई नियुक्ति नहीं की जाती है। अब जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा उसे शपथ दिलाया जाएगा। वह शपथ कौन दिलाएगा? वह शपथ राज्यपाल दिलाएगा अथवा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया हुआ उसका कोई प्रतिनिधि, उसका कोई नियुक्त किया हुआ व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। वह शपथ लेता है कि वह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, निष्ठा रखेगा, देश की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करेगा, जो भी उसे काम दिए गए हैं उसे श्रद्धापूर्वक पालन करेगा, पूरी योग्यता से अपने ज्ञान विवेक से उसका पालन करेगा, कर्तव्यों के पालन में किसी प्रकार का भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष नहीं प्रदर्शित करेगा या उससे प्रभावित नहीं होगा। न्यायाधीश का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसमें भय, पक्षपात या किसी अनुराग द्वेष के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस कारण से इस तरह के कार्य न करने की शपथ दिलाई जाती है। संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिलाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण पद है और इसके लिए इसका शपथ का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु बताई गई है। यह आयु है 62 वर्ष तक। इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकता है और यह जो अधिकतम आयु है यह संसद द्वारा निर्धारित है। संविधान में अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा संसद की सिफारिश पर भी उसे हटाया जा सकता है। आपको याद होगा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें हटाने के लिए महाभियोग की जैसी प्रक्रिया होती है, उसी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने के लिए प्रक्रिया होती है। संसद में इसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है और उस प्रस्ताव में जो अगर लोकसभा में प्रस्ताव आता है सबसे पहले तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर हों और अगर राज्यसभा में आता है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा सभापति चाहे तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत करे अथवा अस्वीकृत करे। अब ये सब कुछ न्यायाधीश जांच अधिनियम के माध्यम से निर्धारित किया गया है। ये सारी बातें संविधान में वर्णित नहीं है। इसके लिए आपको न्यायाधीश जांच अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं उसे। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर अध्यक्ष या सभापति के द्वारा जांच कमेटी का गठन किया जाता है और इस जांच कमेटी में 3 लोग होते हैं। तो वह 3 लोग कौन हो सकते हैं? उच्चतम न्यायालय का या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय से एक न्यायाधीश होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे जिस भी उच्च न्यायालय से हटाया जाना है। अगर मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाना है तो यह किसी भी अगर उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए। प्रख्यात न्यायविद अर्थात जिसे वह कानून का ज्ञाता समझे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 लोगों की कमेटी का गठन होता है। इस कमेटी में जो जांच होती है और अगर जांच के बाद उस समिति ने उस व्यक्ति को कदाचार या क्षमता के अंतर्गत पाया, अर्थात वह व्यक्ति किसी तरह संविधान का उल्लंघन कर रहा है या अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अक्षम है, यही 2 परिस्थितियां हैं जिन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यह दोनों परिस्थितियों में से कोई एक अगर लागू होती है तो वह संसद को अपना प्रस्ताव भेजेगा और संसद उसे पारित करेगी। संसद उसे विशेष बहुमत से पारित करेगी। विशेष बहुमत ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जो उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 वोट और कुल बहुमत यानी कुल जो सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए, यानी 50% + 1 वोट। तो इस तरह से यह विशेष बहुमत से पारित होने वाला प्रस्ताव राष्ट्रपति के आदेश से फिर वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जाएगा। तो यह महाभियोग की जैसी प्रक्रिया है और एक लंबी प्रक्रिया है। अभी तक उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है या महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, उनके अवकाश, पेंशन, तरह तरह की दी जाने वाली सुविधाएं, वह सब इन सब का निर्धारण संसद समय समय पर करेगी। इसमें है तो ये राज्य स्तर के, लेकिन राज्य की विधानमंडल का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। अब यह जो स्थानांतरण का कार्य है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, यह कार्य राष्ट्रपति करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के CJI के परामर्श के पश्चात। 1998 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों और 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
इस प्रक्रिया को भी, स्थानांतरण की प्रक्रिया का भी कार्यपालिका दुरुपयोग न कर सके या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि अगर इस तरह का स्थानांतरण करना है तो जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वह 4 वरिष्ठ न्यायालयों से सलाह लेगा और जिस उच्च न्यायालय से ट्रांसफ़र होना है और जिस उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र होना है, दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। इस तरह से यह 6 लोगों से सलाह लेकर के तब राष्ट्रपति को परामर्श देगा और तब राष्ट्रपति उसके परामर्श से इस तरह की ट्रांसफ़र करेगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए स्थानांतरण न किया जाए या कार्यपालिका का नियंत्रण स्थापित करने के लिए न किया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर अथवा अनुपस्थित होने पर अथवा अक्षम होने की स्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो अगर कोई मुख्य न्यायाधीश है, अगर वह अनुपस्थित है अथवा अपना कार्य नहीं कर रहा है, उसका पद खाली है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उसके कार्यों को करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय का कार्य बढ़ जाता है अगर, अथवा उच्च न्यायालय में सदस्यों की अथवा कोई कार्य जो कि समय पर पूरा नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में वह चाहे तो उच्च न्यायालय के लिए अस्थायी रूप से अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो उच्च न्यायालय में 2 तरह की नियुक्तियाँ अस्थायी रूप से होती है। पहली अस्थायी अतिरिक्त न्यायाधीशों की और दूसरी कार्यकारी न्यायाधीशों की। तो जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है 2 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर। यह तब की जाती है जब काम बढ़ जाता है। और कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है ऐसी स्थिति में जब कोई न्यायाधीश अपने पद पर न हो, अनुपस्थित हो या कार्य करने में अक्षम हो, तब उसके कार्यों को करने के लिए कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वह अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक बना रहेगा अथवा जब भी वह जो सामान्य सदस्य है, सामान्य न्यायाधीश है, अपने पद पर वापस लौटेगा, तब कार्यकारी न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है जब आवश्यकता पड़े। इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी पुनः नियुक्त किया जा सकता है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो नहीं कहलाएगा, लेकिन उसकी शक्तियों एवं अधिकारों का उस तरह के वेतन भत्तों इत्यादि का उपयोग करेगा। तो हम देखते हैं कि 3 प्रमुख नियुक्तियां जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति। अब उच्च न्यायालय न्यायपालिका है। न्यायपालिका के अंग को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रखने की बात कही गई है और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि कभी कभी न्यायपालिका स्वयं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के ऊपर नियंत्रण रखती है, उसके मनमानेपन, उसके शक्तियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखती है। तो यह किस तरह से स्वतंत्रता दी गई है न्यायपालिका को? पहले तो इनकी नियुक्ति की जो विधि है वह कार्यपालिका के द्वारा बहुत कम नियंत्रित होती है। न्यायालय उस पर स्वयं नियंत्रण रखता है, संविधान की विधियाँ उस पर नियंत्रण रखती हैं, कार्यपालिका उस पर बहुत कम नियंत्रण रख पाती है। दूसरा, उनका कार्यकाल सुरक्षित है। सुरक्षित कार्यकाल का मतलब कि किसी भी न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, उच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के मूल भाग में यानी आधारभूत तत्व के अंतर्गत आती है। इसका मतलब है कि इसे सामान्य स्थितियों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कार्यकाल की सुरक्षा के अलावा निश्चित सेवा शर्तें होती है, अर्थात उसे जो वेतन मिलेंगे, भत्ते मिलेंगे इत्यादि पर भी कोई भी हानिकारक कटौती नहीं की जा सकती है। इस तरह के जो भी व्यय किए जाते हैं न्यायालय के द्वारा वो सब संचित निधि पर भारित रहेंगे। आपको ध्यान होगा कि जो भी व्यय संचित निधि पर भारित होगा उसके बारे में संसद केवल चर्चा करती है, मतदान नहीं कर सकती, अर्थात इसे संसद में मतदान का विषय नहीं बनाया जा सकता। इस तरह से धन के संबंधी जो नियंत्रण संसद रख सकती है वह उच्च न्यायालय पर नहीं रख सकती। सेवानिवृत्त के बाद इनके वकालत पर प्रतिबंध है, अर्थात कोई व्यक्ति जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है वह सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता और इस तरह से वह किसी भी लोभ का संवरण नहीं करेगा कि वह उसके फैसले किसी व्यक्ति के पक्ष में जाएं, अर्थात वह स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकेगा। अगर न्यायालय की किसी तरह अवमानना होती है प्रेस के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित या मौखिक रूप से, तो न्यायालय उसे दंडित कर सकता है। इस तरह से भी अवमानना करके भी न्यायालय पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय के कर्मचारियों के ऊपर भी कोई सी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनकी नियुक्ति न्यायालय स्वयं करता है। हाई कोर्ट इस तरह की वैकेंसीज निकालता है, उसके लिए नियम बनाने के लिए अथवा किसी संस्था को प्राधिकृत करने के लिए हाई कोर्ट को शक्ति होती है, स्वतंत्रता होती है।
न्यायिक शक्तियों में कटौती नहीं की जा सकती, अर्थात उसकी जो भी न्यायिक शक्तियां हैं उच्च न्यायालय की, उनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। और कार्यपालिका से नियुक्ति के संबंध में, स्थानांतरण के संबंध में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जो कि न्यायालय को उच्च न्यायालय को कार्यपालिका से यानी सरकार से मुक्ति दिलाते हैं, जिससे वह स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सके। अब उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को देख लेते हैं कि वह किस किस तरह के कार्य करती है। तो मुख्य रूप से इसके कार्य को बांट लेते हैं। पहला तो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जिन पर उच्च न्यायालय में सीधे किसी वाद को, किसी मुकदमे को ले जाया जा सकता है। इसके लिए अपील करने की आवश्यकता नहीं है, वह सीधे वहाँ पर सुनवाई होगी। तो यह है अधिकारिता का मामला, जैसे वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना। इससे संबंधित जो भी कार्य, जो भी मुकदमे हैं, वाद हैं, इनको सीधे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इसके अलावा संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद भी उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। यह उच्च न्यायालय में सीधे ले जाया जा सकता है। राजस्व मामले, राजस्व संग्रह के लिए बनाए गए नियम, आदेश इत्यादि भी उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करने वाली जो भी विधियां हैं, अगर मूल अधिकारों में किसी तरह की लागू करने में कमी आ रही है, तो इससे संबंधित मूल अधिकारों का कहीं उल्लंघन हो रहा है, तो इससे संबंधित किसी भी मामले को उच्च न्यायालय में सीधे ले जाया जा सकता है, किसी अन्य न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामले, अगर कोई संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला चल रहा है किसी अधीनस्थ न्यायालय में, तो उसे भी अधीनस्थ न्यायालय की जगह सीधे उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय जितना विस्तृत तो नहीं है, किंतु राज्य के स्तर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह से उच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो दिए गए हैं वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और कई मामलों में सहूलियत प्रदान करते हैं। इसके अलावा रिट क्षेत्राधिकार हैं। रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हमने जैसे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था कि उसे 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है। अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लागू करने में देरी की जा रही है, तो न्यायालय बंदी पर प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा के रिट जारी कर सकता है। यह 5 रिट के संबंध में हमने सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के चैप्टर में, उच्चतम न्यायालय के लेक्चर में चर्चा की है, डिटेल में चर्चा की है। तो उसे आप एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह रिट क्षेत्राधिकार क्या है। बस अभी यहाँ इतना ही समझिए कि 5 तरह की रिट जारी की जा सकती है और इस रिट के माध्यम से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है और यह रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसके बाद आता है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार 2 तरह के कानून होते हैं, एक दीवानी मामले यानी जिनमें संपत्ति या उससे संबंधित मामले हों, दूसरा आपराधिक मामले यानी फौजदारी मामले। तो दीवानी मामलों में उन्हीं मामलों को ले जाया जा सकता है जिनमें जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय या अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में कानून की व्याख्या और तथ्य दोनों से संबंधित अपील हो। यानी उच्च न्यायालय में 2 तरह की अपील होती है, पहली प्रथम अपील, दूसरी द्वितीय अपील। प्रथम अपील तभी होगी जब जिला न्यायालय में किसी व्यक्ति का केस चल रहा हो और उस पर जो निर्णय हो, आदेश हो, जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय या अन्य न्यायालयों में, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, चाहे वो कानूनी आदेश हो या तथ्य से संबंधित। यह प्रथम अपील है। दूसरी अपील तब की जा सकती है जब वह कानून से संबंधित हो, तथ्य से संबंधित नहीं, यानी कानून से संबंधित मामले में दूसरी अपील भी की जा सकती है। और तीसरा है कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इत्यादि उच्च न्यायालय में अंतर न्यायालयीन अपील का प्रावधान है, अर्थात इन उच्च न्यायालयों को जो भी खंडपीठ में सुनाए गए फैसले हैं उनका मुख्य न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो यह अंतर न्यायालयीन अपील की व्यवस्था है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकरण, अन्य अधिकरण जो भी हैं, उनके निर्णयों के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपीली क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का विस्तृत है। इसके बाद आता है आपराधिक मामले। आपराधिक मामले दीवानी मामलों के बाद आते हैं। आपराधिक मामलों में उन्हीं आपराधिक मामलों की अपील की जा सकती है जिनमें 7 साल से अधिक की सज़ा हुई हो। अगर जिला न्यायालय ने
या अतिरिक्त जिला न्यायालय ने 7 साल से अधिक की सज़ा दी हो, सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 7 साल से अधिक की सज़ा दी हो, तब की स्थिति में उसे हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। दूसरा, अगर किसी भी मामले में किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई गई हो तो वह व्यक्ति अपील करे या न करे, लेकिन उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना उसे मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार जो भी सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकारी, अन्य दंडाधिकारी हैं, इनके निर्णयों के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपराधिक और दीवानी मामलों में भी यह जो सीमा निर्धारित की गई है, जैसे आपराधिक मामले हैं तो 7 वर्ष से अधिक की सज़ा हो, दीवानी मामले हैं तो एक राशि निर्धारित की गई है कि इतनी राशि से अधिक का दीवानी मामला हो, संपत्ति का मामला हो। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सके। इसके अलावा पर्यवेक्षण का क्षेत्राधिकार है, अर्थात उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकता है कि उनमें जो भी कार्यवाही चल रही है वो सही ढंग से चल रही है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का कार्य भी उच्च न्यायालय करता है। वह किस तरह से नियंत्रण करता है? वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति, राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति पर राज्यपाल न्यायालय से परामर्श लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो भी कार्य राज्यपाल करता है, जिला न्यायाधीश को छोड़ करके अन्य जो जिला के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन सब की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति के लिए राज्यपाल परामर्श लेता है। राज्य सेवा की तैनाती, स्थानांतरण, सदस्यों के अनुशासन, अवकाश, स्वीकृति, पदोन्नति इत्यादि के मामले में भी उच्च न्यायालय मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना होगा कि जिस तरह से राज्य सेवा के न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों के अनुशासन संबंधी मामले हों, उनकी छुट्टी या अवकाश संबंधी मामले हों, उनकी पदोन्नति संबंधी मामले हों, स्थानांतरण से संबंधित मामले हों, यह सब हाई कोर्ट की देखरेख में ही होते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित किसी मामलों को वह चाहे तो अपने यहाँ मंगाकर सुनवाई कर सकता है अथवा किसी अन्य न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण बनाए रखता है, उनके कार्य को समुचित रूप से पर्यवेक्षण करता है, उन पर निर्देशन करता है। अब जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय था, उसी तरह से उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। वह अब उच्च न्यायालय के जितने भी कार्य होंगे, निर्णय होंगे, कार्यवाही होंगे, उन सब को स्मृति के लिए यानी याददाश्त के लिए और साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रख लिया जाएगा और वो कानून की तरह मान्य होंगे। अर्थात उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया आदेश कानून की तरह मान्य होगा। वह आदेश दूसरे मामलों में, दूसरे वादों में एक नज़ीर की तरह पेश किया जाएगा, साक्ष्य की तरह पेश किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है तो उस व्यक्ति को अवमानना के बदले दंडित करने का अधिकार भी उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत यही 2 बातें आती हैं। पहली कि उसके आदेशों को कानून के बराबर मान्यता प्राप्त है, वह सहेज कर रखे जाएंगे। दूसरी कि वह अवमानना पर दंडित कर सकता है, तो वह जुर्माने से या कारावास से व्यक्ति को या दोनों तरह से दंडित कर सकता है। अब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब है अगर कोई आदेश, कोई विधान, कोई नियम अपने अधिकारिता से अधिक शक्ति का प्रयोग करके पारित किए गए हों या संविधान का उल्लंघन करने वाले हों, मूल अधिकारों से विरुद्ध हों, तो ऐसे अधिकारों को, ऐसे नियमों को, ऐसे आदेशों को उच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है, उसे रोक सकता है, उसे शून्य घोषित कर सकता है। अब यह दोनों तरह के नियमों पर है, राज्य सरकार के द्वारा जारी भी और केंद्र सरकार के द्वारा जारी नियमादेश दोनों पर है। पहले एक समय के लिए यह संशोधन करके केंद्र सरकार पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता कम कर दी गई थी, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है, पुनः इसे लागू कर दिया गया है और अभी उच्च न्यायालय केंद्र और राज्य दोनों के विधानमंडलों, दोनों के आदेशों को न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत देख सकता है और यह पता कर सकता है कि क्या इनमें किसी तरह से अवैध बातें हैं। अगर किसी तरह की अवैध बातें उनमें समाविष्ट दिखती हैं तो उन्हें रोक सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय का पद उच्च न्यायालय बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। भारत की न्याय प्रणाली की यह जो दूसरा स्तर है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह इसके कार्यक्षेत्र में बहुत सारी समानताएं हैं।
इससे संबंधित कुछ कुछ बातें जो टर्मिनोलॉजी हैं, रिट से संबंधित बातें हैं, उन्हें आप सर्वोच्च न्यायालय वाले चैप्टर में पढ़ करके दोबारा देख सकते हैं। अन्य जो भी बातें आपको समझ में ना आए उन्हें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आगे के वीडियोज़ आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महादेव।